देखिए, कांग्रेस से अच्छी राजनीति का तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता। इतने कुछ समय से कांग्रेस ने अपनी मर्यादाएं इतनी तार तार कर ली हैं, इतना अपना स्तर गिरा लिया है कि कांग्रेस के विषय में हम लोग कोई अब बात ही नहीं करते हैं। कोई ठीक ठाक नेता अब यहाँ पर दिखता नहीं है कि जो मर्यादापूर्ण, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बात, तथ्यपरक बात, अच्छे शब्दों में बात मंचों से रखे सार्वजनिक स्थानों पर। कांग्रेस के लोग तो अब कुंठाग्रस्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं, तो उन्होंने शब्दों की मर्यादाओं को भी खो दिया है। जो राजनीति कर रहे हैं उनके विषय में चर्चा करना तो ठीक है, लेकिन उनके परिवार की महिलाओं के बच्चों के संबंध में भी सार्वजनिक रूप से चर्चाएं करते हैं। तो अब कांग्रेस के पास तो कुंठा के अलावा कुछ बचा नहीं है। कोई भी लड़े इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस टिकट दे इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग 1985 से लेकर 2018 तक लड़े हैं, हारे हैं। 2023 में फिर कोई आएगा चेहरा, लड़ेगा, हारेगा, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सामने कौन है इससे हम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने समीकरण तय नहीं करते, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी राजनीति का तरीका तय नहीं करते, रणनीति नहीं बनाते। रैली विधानसभा में हमारी केवल एक रणनीति हो, विकास और सुख दुख में कौन काम आया, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। हर घर से हमारा नाता है और हर काम कराना आता है। दिन हो या आधी रात, गोपाल भार्गव सबके साथ। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं रेहली विधानसभा की जानी मानी हस्ती अभिषेक भार्गव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। ये चेहरा किसी से अनजान नहीं है और आज हम उनसे बात करेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव के विषय में और तैयारियों के विषय में, साथ ही साथ मंत्री गोपाल भार्गव की उन तैयारियों के विषय में और विकास कार्यों के विषय में भी हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में धन्यवाद भैया। आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 का चुनाव आ गया है, मंत्री गोपाल भार्गव जी को एक बार फिर से प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा, आप देखिएगा। 9वां चुनाव भैया गोपाल भार्गव का है। 8 बार एक ही विधानसभा से लगातार अपराजय योद्धा के रूप में अपराजित रहकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारी रेहली विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 9वां चुनाव है। वर्तमान में भैया गोपाल भार्गव सबसे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश की राजनीति के हैं। 8 बार का कोई भी ऐसा विधायक, कोई भी ऐसा भी वर्तमान में नेता नहीं है जो एक ही विधानसभा क्षेत्र से लड़ा हो और जीता हो। केवल और केवल भैया गोपाल भार्गव के नाम ही यह रिकॉर्ड है। 9वां चुनाव और ऐतिहासिक चुनाव होगा। रेहली विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और हमारी मतदाताओं ने, जनता ने यह तय किया है कि 9वां चुनाव भैया गोपाल भार्गव के लिए इस तरीके से ऐतिहासिक होगा कि सबसे बड़ी जीत उनके कैरियर की, अभी तक के उनके राजनीतिक जीवन की, राजनीतिक सफ़र की 9वें चुनाव में देखने को मिलेगी। इस बात का दावा हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता और विधानसभा की जनता कर रही है। अब आपसे जानेंगे कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं और इसमें अभी एक बात सामने आई कि 100 सड़कों की भूमि पूजन हुआ। 100 सड़कें उन्होंने लोगों के लिए पास की, जनता के लिए पास की और लोगों के लिए बन रही हैं। तो ये कैसा एक तरीका रहा कि इतनी कम समय में उन्होंने 100 सड़कें पास करवाई और लोगों के लिए, विकास कार्यों के लिए उल्लेखनीय काम किया? यही एक हमारे नेता की सबसे बड़ी खासियत है। घर घर से हमारा नाता है, हर काम कराना आता है। तब जब हम ये कहते हैं कि हर काम कराना आता है तो ये सारी चीज़ें उसका उदाहरण है। विगत 3 वर्षों में, 3.25 साढ़े 3 वर्षों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में बनी और भैया गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, तो उनके विभाग में पीडब्ल्यूडी, पीआईयू, ब्रिज, ये ऐसे अलग अलग सेगमेंट हैं। केवल पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इन 3 वर्षों में 105 सड़कें एक ही विधानसभा में भैया गोपाल भार्गव ने स्वीकृत कराई। उनके निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, कई के कंप्लीट हो गए हैं, कुछ के शुरू हो गए हैं, जो आने वाले 6-8 महीनों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें कहते हुए खुशी होती है, गर्व महसूस होता है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है
जो हर चीज़ में, चाहे वह किसी भी विभाग में जाए, किसी भी विभाग का मंत्री रहे, किसी भी विभाग का प्रतिनिधित्व करे, तो अपने क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक कार्य करने की क्षमता भैया गोपाल भार्गव में है। और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 3 सालों में 105 सड़कें विभाग के, एक ही विभाग के माध्यम से रैली विधानसभा क्षेत्र में विकास के रूप में निर्मित हुई हैं। कई सारे ब्रिज कॉरपोरेशन के पुल बने हुए हैं, आरडीसी की सड़कें अलग हैं जो 2 लेन 4 लेन हमारे यहाँ बन रही हैं, और पीआईयू की बिल्डिंग्स अलग हैं, स्कूल्स की बिल्डिंग हैं, कॉलेजेस की बिल्डिंग, ये सारी तमाम, मतलब आप जो जीवन भर में कोई नेता अपने क्षेत्र में नहीं कर पाता 30-30, 40-40 साल की राजनीति में, वो मात्र 3 साल के कार्यकाल में भैया गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा में करके दिखाए। आपने जैसे विकास कार्यों की चर्चा की, तो गड़ाकोटा जो शहर की बात होती है, तो अब आजकल गड़ाकोटा को स्मार्ट गड़ाकोटा भी कहने लगे हैं। कई बार आई लव गड़ाकोटा के साथ काफ़ी लोग सेल्फी पॉइंट है तो उस पर सेल्फी भी खिंचवाते हैं। तो ये सोच कैसे आई कि सागर और दमोह दोनों जगहों पे उतना विकास नहीं दिखता जितना एक उनसे तुलना में छोटे गड़ाकोटा में दिखता है। सागर आज भी स्मार्ट सिटी होने के बाद भी उतना प्रॉपर नहीं बन पाया है। तो ये सोच कैसे, ये विज़न कैसे आया? एक भाव होता है, एक लगाव होता है। जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया, जो आपकी मातृभूमि है, वह और सुंदर कैसे दिखे, वह और बेहतर कैसे बने, इसके लिए जब आपके मन में एक तड़प होती है तब आप उस चीज़ को क्रियान्वित कर पाते हो। हमारा रेहली विधानसभा, जिसके हमारे 3 नगर हैं, रेहली, गड़ाकोटा, शाहपुर, तीनों नगर को हमने बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया है, हाईटेक बनाने का प्रयास किया है। अभी आप देखोगे तो हमारे गड़ाकोटा, शाहपुर, रेहली में हमने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस सिक्योरिटी कैमरों का इंस्टॉलेशन कराया है। सारे चौराहे, सारे मुख्य स्थान हमारे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आ गए हैं। तो सौंदर्यीकरण की बात अलग है, रोडें चौड़ी हुई हैं, सुंदरता बढ़ी है, तरह तरह के मॉन्यूमेंट्स हमने बनाने का प्रयास किया है, पार्क्स हमने बनाने का प्रयास किया है अपने शहरों में। बात ये आती है कि क्यों, तो उसका कारण ये है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के प्रति हमारा क्या दायित्व है। जब हम स्मार्टनेस की बात करते हैं तो हर व्यक्ति स्मार्ट बनना चाहता है, दिखना चाहता है। तो वैसे ही हम अपनी विधानसभा को भी स्मार्ट बनाना चाहते हैं, स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, स्मार्ट हमारे यहाँ के लोग बने, विकास के माध्यम से बने, सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों का समावेश करके हम लोगों ने अपनी विधानसभा में विकास कार्य किए हैं। और लगातार जब हम पूरे देश में घूमते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर जो अच्छी चीज़ हमें दिखती है उसको हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। इस कारण से अभी आप जिस सेल्फी पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमारा रेहली में भी एक बेहद खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बना है, शाहपुर में भी बना है, गड़ाकोटा में हम एक और बेहद खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनाने जा रहे हैं। तो केवल सेल्फी पॉइंट नहीं, जब हमने मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा दी, आधारभूत संरचनाओं का हमने यहाँ पर जाल बिछा दिया, तो उसके बाद हम सौंदर्यीकरण की दिशाओं में आगे बढ़े हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं गर्व से कहता हूँ कि जिला मुख्यालय पर, संभागीय मुख्यालय पर वो सुविधाएं शायद ना हो जो हमने अपने विधानसभा स्तर पर देने का प्रयास किया है। अब आपसे एक प्रयास आपके द्वारा भी हुआ है कि एक नई सोच आप लाए थे कि यहाँ के छात्रों के लिए, कि यहाँ के छात्रों की शिक्षा और यहाँ के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए भी आपके द्वारा प्रयास किया गया था। तो उस सोच के बारे में जानेंगे कि वो विज़न अब कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि आपने बाहर से टीचर्स यहाँ पे उपलब्ध कराए छात्रों को, इस विधानसभा के छात्रों के लिए, तो फिर वो विज़न कहाँ तक पहुँचा है आपका? देखिए, शुरुआत हुई थी कुछ वर्ष पूर्व जब हम लोग फिज़िकल फिटनेस कैंप लगाते थे गड़ाकोटा में। तो उस फिज़िकल फिटनेस कैंप में हम बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए जो फिज़िकल के एग्ज़ाम्स होते हैं, आर्मी में होते हैं, बीएसएफ में होते हैं, पुलिस में होते हैं, वन रक्षक की परीक्षा में होते हैं, जेल प्रहरियों में होते हैं, तो उसके लिए हम उनको पॉलिश्ड करते थे, उनके लिए टेक्निक सिखाते थे कि आप अन्य लोगों से कैसे बेहतर बनोगे। उसके बाद हमने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कराना प्रारंभ किया बच्चों के लिए कि भाई जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए इंदौर जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, इलाहाबाद जाना चाहते हैं, जबलपुर जाना चाहते हैं, और उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, हज़ारों लाखों रुपए में उनकी रहती है। प्रतिभा तो हमारे यहाँ के बच्चों में है, जुनून हमारे यहाँ के बच्चों में है, लेकिन उनको एक दिशा
देने का काम हम लोगों ने किया है, जो बच्चे आर्थिक रूप से अक्षम होते हैं। तो ये हमारा लगातार चल रहा है और इसको हम और आगे भी बढ़ाएंगे। अभी तो बीच में कुछ विराम लगा, चूँकि आरक्षक भर्ती परीक्षा के बाद उसमें थोड़ा विराम लगा, हम लोगों की भी व्यस्तता हो गई तो उस तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन अब लगातार ये चीज़ें हम लोग एक सिस्टम के माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से, कि स्थायी रूप से हम ये सारी चीज़ें ऐसी क्रियाशील कर दें कि चाहे हम रहें चाहे ना रहें, हम उस चीज़ पर ध्यान दें चाहे ना दें। ये चीज़ें समाज के सहयोग से, हम लोगों के सहयोग से लगातार चलती रहें, इसके लिए हम लोग बाकायदा प्रयास कर रहे हैं। बच्चों की फ़ीस भरना हो, गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई में मदद करना हो, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ चल रही हैं। आने वाले समय में मेरा एक और भी बहुत महत्वाकांक्षी, जिसको मैं और मेरी पत्नी दोनों बड़े भाव से उसको करने के प्रयास में हैं। अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम हम दोनों की परिकल्पना है। हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिनको जब मैं गांव में गया तो मैंने देखा कि उनके माता पिता दोनों नहीं हैं, वो अपने वृद्ध दादा दादी के पास में रह रहे हैं। परिवार में ऐसा माहौल नहीं है कि उन बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके, आर्थिक रूप से भी और अन्य स्तर पर भी। उन बच्चों को गोद लेकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है कि अभी वर्तमान में हम लोग उनके परिवार में आर्थिक रूप से मदद करते हैं और उन बच्चों के लिए समय समय पर देख रेख करते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि एक व्यवस्थित स्थान हम उनका बनाकर उन बच्चों के लिए वहाँ पर रखें, ताकि उनके लिए एक अच्छा माहौल, पढ़ाई लिखा भरा माहौल और अच्छी देख रेख में वो बच्चे वहाँ पर रह सकें। और साथ ही साथ हम वृद्धाश्रम का भी प्लान कर रहे हैं कि एक ही प्रांगण में अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम मिले, ताकि वृद्ध लोगों के लिए उनके बच्चों का साथ मिले और बच्चों के लिए वृद्धों का मार्गदर्शन मिले, उनकी छत्र छाया मिले। तो ऐसा हमारा एक प्लान है। लेकिन चूँकि ये काम बड़ा संवेदनशील है और बहुत ही गंभीर है, इसलिए हम इसको बड़े सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ शुरू करेंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम आने वाले 6 महीने में इस चीज़ की शुरुआत कर दें। जैसे कि आपने भाभी शिल्पी भार्गव जी की चर्चा की कि वो अभी आपके साथ इस प्रोजेक्ट में आपके साथ काम कर रही हैं, तो विगत समय में कुछ जगहों पे समाज सेवा करते हुए भी दिखे, कई लोग बच्चों की उन्होंने इलाज के लिए भी उन्होंने मदद की। तो क्या भविष्य में वो आपके साथ या मंत्री जी के साथ राजनीति करते हुए भी देखी जा सकती हैं? क्या भविष्य में कभी ऐसा समय भी आ सकता है? ये सारी भविष्य की परिकल्पनाओं के विषय में मैं जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि भविष्य बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो राजनीति में आएंगी और ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं आएंगी। देखिए, आजकल समाज सेवा और राजनीति को लगभग एक ही नज़रिए से देखा जाने लगा है। जैसे मैं वर्तमान में राजनीतिक परिवार से हूँ, लेकिन मैं किसी राजनीतिक पद पर नहीं हूँ, रहा हूँ, संगठन के पदों पर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में राजनीति के किसी भी पद पर नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं किसी की समाज सेवक के तौर पर मदद करता हूँ तो लोग समाज सेवक के रूप में उस मदद को नहीं लेते। कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि में ये होता है कि ये तो राजनीति से प्रेरित मदद है, क्योंकि ये राजनीतिक परिवार से है। तो यही बात मैं इसलिए कहूँगा कि चूँकि मेरी पत्नी राजनीतिक परिवार से संबंध रखती है, वो समाज सेवा भी करेंगी, तो उसको कहीं ना कहीं आम लोग उसको राजनीति से प्रेरित मानेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि राजनीति हमें नहीं करना है, लेकिन समाज सेवा हमें ज़रूर करनी है। और भले ही उसके लिए लोग राजनीतिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक चश्मे से देखें, वो हमारी समस्या नहीं है। हमारा जो प्राथमिक ध्येय है, प्राथमिक लक्ष्य है, वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम मदद कैसे कर सकें, गरीब व्यक्तियों की हम मदद कैसे कर सकें, लाचार बेबस लोगों की हम मदद कैसे कर सकें, ये हमारा ध्येय है। और कहते हुए खुशी है कि इस विषय को मेरी पत्नी भी बड़े अच्छे से समझती हैं और मुझसे ज़्यादा तत्परता के साथ इस विषय पर काम करती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी व्यक्ति की जवाबदारी ले ली, मैं भूल गया उस व्यक्ति को, लेकिन मेरी पत्नी ने तत्परता के साथ उस व्यक्ति, उसके परिवार के साथ भावनात्मक संबंध बनाए और उनकी देखरेख कर रही हैं। कई ऐसे परिवार हैं, जैसे जिन बच्चों की मैंने जवाबदारी लेने की सार्वजनिक रूप से घोषणा की, राजनीति में सक्रियता के कारण मेरे पास समय नहीं रहता उनसे मिलने का, लेकिन उसकी कमी की पूर्ति मेरी पत्नी भली भांति करती है।
अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे राजनीति में कई बार एक प्रश्न उठता है परिवारवाद का, लेकिन आपकी विधानसभा के लोग इसको परिवारवाद के रूप में नहीं देखते हैं, दोनों ही चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। एक बार कहा जाता है कि पिता को अगर टिकट मिलती है तो पुत्र को फिर दूसरी विधानसभा से टिकट ना मिले, पिता को अगर पद मिलता है तो पुत्र को पद ना मिले, इस तरीके की बातें खासकर भारतीय जनता पार्टी में कई बार सुनने को मिली हैं। तो परिवारवाद के बारे में आपका क्या राय है? मैं जिस पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, उसमें तो स्पष्ट एक प्रकार से सिद्धांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बन गया है कि पार्टी में एक ही व्यक्ति को टिकट दी जाएगी, दो व्यक्तियों को टिकट हम नहीं देंगे। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, तो व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर भी मन में सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को और करीब से जाना, माननीय नरेंद्र मोदी जी को और करीब से देखा, समझा, तब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर इस देश में काम कर रही है। कई बार कई पार्टियों में ऐसे उदाहरण हैं, पैराशूट लैंडिंग के माध्यम से परिवार के लोग आते हैं, विदेशों में पढ़ते रहे, क्षेत्र में कभी गए नहीं, किसी से संवाद नहीं बनाया, क्षेत्र को जानते नहीं, लेकिन राजनीतिक परिवार से रहे तो पिता, भाई, पति के उत्तराधिकारी के रूप में उनके परिजनों को, पत्नी को, पुत्र को, भाई को पैराशूट लैंडिंग कराकर वहाँ पर उतार दिया जाता था टिकट देकर, और कार्यकर्ताओं से कहा जाता था कि अब इन्हें जिताइए। ये होता है परिवारवाद, जो सरासर गलत है। जब तक आपके परिवार के लोग उस क्षेत्र में रहकर, उस संगठन में रहकर, उस पार्टी में रहकर संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, मेहनत नहीं करते, पार्टी के काम नहीं आते, और सीधा उन्हें टिकट देकर नेता बनाने का प्रयास किया जाता है, तो ये परिवारवाद की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति सालों से संगठन में काम करे, क्षेत्र में काम करे, क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में काम आए, और क्षेत्र के लोग स्वयं उसको नेचुरल कैंडिडेट के रूप में, नेचुरल उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगे, तो मैं इसको परिवारवाद नहीं मानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं हमेशा से अब इस बात का पक्षधर हूँ और रहूँगा कि जब जब परिवारवाद की बात आएगी, और अगर पार्टी के लिए मेरा कोई भी दावा, मेरा कोई भी प्रपोज़ल अगर पार्टी के इतने बड़े लक्ष्य के बीच में आएगा, तो मैं कभी किसी भी प्रकार की कोई दावेदारी नहीं करूँगा, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो विधानसभा की हो। क्यों? क्योंकि पार्टी सर्वोपरि है। वो पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर इस देश में राजनीति कर रही है, वो बहुत बड़ा लक्ष्य है। बहुत बड़े सिद्धांतों को लेकर, बहुत बड़े राजनीतिक मूल्यों की स्थापना भारतीय जनता पार्टी को नए तरीके से इस देश में करनी, इस देश की राजनीति को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अगर मेरा स्वार्थ कहीं पार्टी के आड़े आता है, तो मैं हमेशा अपने आप को पीछे करने का प्रयास करूंगा, और हमेशा पीछे रहूंगा, और पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, उनके लक्ष्य को हासिल करने के लिए करूंगा। आपने अभी विगत समय में काफ़ी चीज़ें देखी होंगी बुंदेलखंड में, कि बुंदेलखंड में जातिगत समीकरण काफ़ी मायने रखते हैं चुनाव में, राजनीति में, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मंत्री गोपाल भार्गव के विधानसभा में या उनके क्षेत्र में ये लागू नहीं हो पाती है, ये बात वहाँ दरकिनार हो जाती है। लेकिन बुंदेलखंड की कई जगहों पे टिकट का आवंटन भी जातिगत आधार पे होता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन ये बात रहली विधानसभा में कैसे दरकिनार हो जाती है? इसको कैसे आप लोग हटा देते हैं कि वहाँ पे जातिगत समीकरण काम नहीं करते? देखिए, केवल रहली विधानसभा की बात नहीं है, ये हमारे यहाँ तो है ही, लेकिन और भी कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पर मैंने देखा है, जहाँ पर नेताओं के नाम बड़े हैं, वहाँ पर जाति छोटी हो जाती है। जहाँ शुरुआती नेतागण हैं, जिनकी राजनीति की शुरुआत हो रही है, तो वहाँ पर फिर जाति के आधार पर, संख्या को देखकर टिकट वितरण करने का काम सारी पार्टियाँ करती हैं। चूँकि राजनीति में जीतना है, चुनाव सबसे प्राथमिक होता है, तो चुनाव जीतने के लिए जो सबसे पहला ध्यान या सबसे पहला कोई पैमाना होता है, तो वो यही होता है कि किस जाति की बाहुल्यता उस विधानसभा या उस लोकसभा क्षेत्र में है। तो साधारण रूप से जब वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं मिलता है जिसके नाम के आगे उसकी जाति, उसकी पार्टी थोड़ी छोटी हो जाए, तो वहाँ पर सदैव से जातियों को तवज्जो मिलती है, बशर्ते नेता के। रहली विधानसभा जब 1985 में भैया गोपाल भार्गव लड़े, उस समय जातिवाद का इतना
सिस्टम हमारे मध्य प्रदेश में नहीं चला था। ये तो अभी 10-15 साल से मध्य प्रदेश में ये जातिवाद की हवा चल रही। इसके पहले मध्य प्रदेश में जातिवाद की कोई हवा नहीं थी, कोई चर्चा ही नहीं करता था, आपस में भी कोई बातचीत नहीं करते थे, आपस में रिश्तों को ऐसे तोला नहीं जाता था, संबंधों को ऐसे तोला नहीं जाता था। ये बड़ा ख़राब समय इन 10-15 सालों में मध्य प्रदेश की राजनीति में शुरू हुआ है। कौन लाया, कैसे लाया, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है देश की राजनीति में जातिवाद का, धर्मवाद का कोई स्थान होना नहीं चाहिए, क्षेत्रवाद का कोई स्थान होना नहीं चाहिए। मानव को मानव मानकर ही, मानवीय पहलुओं को देखकर ही, एक दूसरे से संबंध बनाकर ही सदैव राजनीति की जानी चाहिए। विकास के मुद्दों पर राजनीति की जानी चाहिए, समाज सेवा के मुद्दों पर राजनीति की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जातियों के आधार पर राजनीति करना इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। रैली विधानसभा में भैया गोपाल भार्गव ने कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। हमारे घर में भी हर वर्ग, हर जाति के लोग आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं। हमारे स्टाफ में भी हर जाति, हर धर्म के लोग हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। जो अस्पृश्यता, छुआछूत वगैरहपन शुरू में देखते थे, एक ब्राह्मण परिवार में होने के बावजूद भी हमारे यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भी काम करते हैं और उनका हमारे घर के प्रत्येक स्थान पर आना जाना है। हमारे मंदिर में, हमारे किचन में, जिनको अपन पहले मानते थे ना कि कहा जाता था कि भैया इनका नहीं छूना, उनका नहीं छूना, ये कैसे, वो कैसे, तो शुरू से ये परंपरा मेरे परिवार में रही नहीं है। मैं 20 साल से देखता आ रहा हूँ। इसी कारण से रेहली विधानसभा क्षेत्र में जातिवाद की राजनीति पनप नहीं पाई। प्रयास बहुत किए कांग्रेस के लोगों ने, बार बार जातिगत आधार पर यहाँ पर टिकट भी दिए गए, बार बार वर्ग संघर्ष की स्थितियाँ भी कांग्रेस के लोगों द्वारा बनाई गई। पिछले कई चुनाव मैंने भी देखे, लेकिन रेहली विधानसभा क्षेत्र की जनता इतनी जागरूक है, इतनी समझदार है कि वह इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर देती है। वह सदैव उस व्यक्ति को पसंद करती है, वह सदैव उस व्यक्ति को चुनती आ रही है जो उनके सुख दुख में बिना जातिगत भेदभाव के उनके साथ खड़ा रहा हो। अब आपसे जानना चाहेंगे कि 40 साल का समय मिला, 40 साल सत्ता में रही पार्टी और सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन अभी आप देखते हैं जनता के बीच में जाते हैं तो क्या कमी अभी भी रह गई है विधानसभा क्षेत्र में? वो कमी क्या देखते हैं कि अभी भी वो काम रह गया है, अभी वो होना ज़रूरी है, वो क्या देखते हैं? मेरी नज़र में केवल एक काम रह गया है जिसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है, औद्योगिकरण। बाकी तो जो मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक जो एक क्षेत्र में होना चाहिए वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं। चाहे सड़कों का जाल हो, 24 घंटे 12 महीने निर्बाध रूप से आवागमन की व्यवस्था हमने यहाँ पर उपलब्ध कराई है। सुदृढ़ सड़कों का जाल रेहली विधानसभा में बना। शिक्षा के लिए गांव-गांव स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, CM राइज, 2-2 CM राइज हमारे यहाँ बने। कॉलेजेस हमारे यहाँ 4 महाविद्यालय हो गए हैं। ITI हमारे यहाँ है। शिक्षा के क्षेत्र में ये काम हुए हैं। सिंचाई के माध्यम से हमने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं अपने विधानसभा क्षेत्र में लेकर आए हैं। बड़े बड़े डैम हमारी विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं जिसमें लाखों हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हो रही है। हमारी सभी प्रमुख नदियों पर स्टॉप डैम बने हैं। 3-3, 4-4 फसलें एक साल में किसान ले रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में हम लोगों ने अभूतपूर्व काम किया है। जो व्यवस्था हमारे क्षेत्र में नहीं हो सकती थी उसके लिए हम लोगों ने नया इनिशिएटिव लाकर लोगों को यहाँ से बड़े बड़े अस्पतालों में निःशुल्क उपचार कराने की व्यवस्थाएं की हैं। लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं गांव में उपलब्ध कराने की, पेयजल की व्यवस्था भी हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से पक्के मकान की व्यवस्था हो, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं का विस्तार था, विकास था, वो हमने गांव से लेकर शहरों तक काम करने का प्रयास किया है। अब हमारी प्राथमिकता है कि हम एन प्रकारण जैसे भी बन सके अपने विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिकरण को विकसित करें। उसके लिए हम लोगों ने उद्योग विकास केंद्र की स्थापना की है। एक औद्योगिक क्षेत्र रेहली के पास में बनाया है जहां पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण जारी है। रोड, पावर हाउस, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप होना शुरू हो गया है। जो भी व्यक्ति कोई फैक्ट्री डालना चाहता है उसके लिए हम वहां पर लीज पर ज़मीन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। न्यूनतम से न्यूनतम व्यवस्थाओं में, माने लागत में वहाँ पर अधिकतम व्यवस्था देने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक प्रयास थोड़ा लीक से हटकर ये भी कर रहे हैं कि कोई युवा,
कोई नया व्यक्ति किसी प्रकार का नया उद्यम लगाना चाहता है, स्टार्टअप अपन जिसको कहते हैं, और उसके लिए अगर फंड की व्यवस्था है तो हम अपनी तरफ से पहल कर कर उसके लिए फ़ंड की भी अवेलेबिलिटी कराने का प्रयास करेंगे ताकि एक नया स्टार्टअप हमारे क्षेत्र में हो सके। प्रमुख रूप से हमारा इसी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित है। नौकरियां देना सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को शासकीय नौकरी की आवश्यकता होती है और हर व्यक्ति शासकीय नौकरी करना चाहता है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि कितनी नौकरियां शासन निकालता है, लेकिन जितना भी बन पड़ता है हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन अगर औद्योगिकरण हम अपने क्षेत्र में बढ़ाते हैं, कोई एक ठीक ठाक एक भी फैक्ट्री आती है तो 50 लोगों को उससे रोज़गार मिलता है। बाहर के लोग क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये अलग विषय है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई पहल करे तो उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं, फंड की व्यवस्था उपलब्ध कराएं, ज़मीन की व्यवस्था उपलब्ध कराएं, बिजली, पानी, सड़क उपलब्ध कराएं, ताकि उसके लिए परेशान ना होना पड़े। तो ये प्रयास हमारा आने वाले समय में है। अब आपसे अंतिम प्रश्न की जो चुनाव होने जा रहा है 2023 विधानसभा चुनाव, तो कांग्रेस से किसे आप प्रतिद्वंदी के रूप में ज़्यादा कठिन मान रहे हैं कि अगर वो हो सकता है कि थोड़ी बहुत टक्कर दे, क्योंकि लगातार चुनाव में जो मार्जिन रहा है बहुत ज़्यादा कर रहा है हर बार, तो इस बार किसे देख रहे हैं कि अगर वो हो तो फिर मज़ा आएगा या फिर कुछ अच्छी राजनीति हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस से अच्छी राजनीति का तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता। इतने कुछ समय से कांग्रेस ने अपनी मर्यादाएं इतनी तार कर ली हैं, इतना अपना स्तर गिरा लिया है कि कांग्रेस के विषय में हम लोग कोई अब बात ही नहीं करते हैं। कोई ठीक ठाक नेता अब यहाँ पर दिखता नहीं है कि जो मर्यादापूर्ण, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बात, तथ्यपरक बात, अच्छे शब्दों में बात मंचों से रखे सार्वजनिक स्थानों पर। कांग्रेस के लोग तो अब कुंठाग्रस्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं, तो उन्होंने शब्दों की मर्यादाओं को भी खो दिया है। जो राजनीति कर रहे हैं उनके विषय में चर्चा करना तो ठीक है, लेकिन उनके परिवार की महिलाओं के, बच्चों के संबंध में भी सार्वजनिक रूप से चर्चाएं करते हैं। तो अब कांग्रेस के पास तो कुंठा के अलावा कुछ बचा नहीं है। कोई भी लड़े इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस टिकट दे इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग 1985 से लेकर 2018 तक लड़े हैं, हारे हैं। 2023 में फिर कोई आएगा चेहरा, लड़ेगा, हारेगा, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सामने कौन है इससे हम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने समीकरण तय नहीं करते, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी राजनीति का तरीका तय नहीं करते, रणनीति नहीं बनाते। रेहली विधानसभा में हमारी केवल एक रणनीति हो, विकास और सुख दुख में कौन काम आया, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। हर घर से हमारा नाता है और हर काम कराना आता है, दिन हो या आधी रात, गोपाल भार्गव सबके साथ। ये मूल मंत्र हमारी राजनीति का है और इसी आधार पर हम रेहली विधानसभा क्षेत्र में राजनीति करते हैं। कांग्रेस का कोई भी चेहरा हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, नर हो, मादा हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता केवल भैया गोपाल भार्गव को जिताने के लिए काम करते हैं, हम किसी को हराने के लिए काम नहीं करते। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ थे अभिषेक भार्गव जी, जिन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा है कि हम किसी को हराने के लिए चुनाव या राजनीति नहीं करते। हमारा एक ही एजेंडा है कि हम विकास करेंगे। रेहली विधानसभा का लगातार 40 वर्षों से विकास कर रहे हैं और फिर से उसी विकास की कड़ी में फिर से उसी को दोहराने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा।